चैप्टर नंबर 5 मनी। तो मनी में हम पूरा कंप्लीट इसका हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स हब। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 5 मनी। तो मनी में हम पूरा कंप्लीट उसका इंट्रोडक्शन, उसके टॉपिक्स सारे के सारे कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं मनी को। आइए पढ़ते हैं मनी के बारे में। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 एंड 6, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। तो ये दोनों ही चैप्टर बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनी में हम मनी और बैंकिंग साथ में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मनी का इंडेक्स देख लेते हैं कि मनी के इंडेक्स में या मनी के चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ मनी। मनी का मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, फॉर्म्स ऑफ मनी, सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड हु सप्लाई मनी। तो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट ऑल द थिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ मनी। जब भी मनी का नाम हमारे सामने आता है तो ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको पता है कि मनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हम सबकी लाइफ में, कैश फ्लो के लिए, जीवन को जीने के लिए, अपने प्रोटेक्शंस के लिए, चाहे हेल्थ को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए। तो मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं ये जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाता है। तो सबसे पहले और डिटेल में समझते हैं मीनिंग ऑफ मनी। मनी का मतलब क्या होता है? तो जब भी हम मनी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, और इंडिया में अगर हमें तो हमारे सब दिमाग में सबसे पहले ये वाला लोगो आता है। ठीक है, इंडिया में मनी एक ऐसी चीज़ है, या कहीं भी एक मनी है कि ऐसी चीज़ है जो क्या होता है, एक ईजिली एक्सेप्टेबल होता है। ईजिली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है अगर आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है या अगर आपको कोई चीज़ सेल करनी है, तो दोनों में एक मीडिएटर होता है जो होता है मनी, जिसकी हेल्प से आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं और जिसकी हेल्प से आप कोई भी चीज़ को ख़रीद सकते हैं। तो मनी का हमारी लाइफ में, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कोई फर्म हो, या कहीं भी कोई भी चीज़ खरीदनी हो या बेचनी हो, तो मनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। इंडिया में रुपीस, यूएस में डॉलर, यूरोप में यूरो, और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग चीज़ें और अलग अलग टाइप्स के मनी हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया में मनी की बात करें तो हमें कॉइन्स देखने को मिलते हैं। इंडिया में मनी की बात करें तो हमें पेपर मनी देखने को मिलता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं नोट्स। ठीक है, इंडिया में मनी की बात करें तो हमें कार्ड्स में भी आजकल देखने को मिल रहा है, और आजकल तो नेट बैंकिंग और यूपीआई आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से भी आप चीज़ें खरीद सकते हैं और चीज़ें बेच सकते हैं। तो मनी ये सब चीज़ें होती हैं, और मनी की हेल्प से हम चीज़ों को खरीद सकते हैं और मनी की हेल्प से हम चीज़ों को बेच सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब मनी के कुछ इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो आइए इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये सब चीज़ें पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में बता देता हूँ कि मनी किस तरीके से फंक्शंस में हेल्प करता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जब नाम आता है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, मनी का पहला फंक्शन क्या होता है। अगर कभी प्रैक्टिकल में पूछ लेना कि प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, तो आप बताएंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और सेकंड आप बताएंगे मेजर ऑफ वैल्यू। तो ये मनी के प्राइमरी फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मनी का काम क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे मैंने आपको बताया, आपको कोई भी गुड्स को ख़रीदना है या किसी भी कॉमोडिटी को ख़रीदना है, गुड्स और कॉमोडिटी दोनों सिमिलर हैं, कंफ्यूज मत होना। किसी भी गुड्स को ख़रीदना है या किसी भी गुड्स को बेचना है, तो मनी एक ऐसा एक्सचेंज है जो आप इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे किसी से भी, और किसी को इजीली दे भी देंगे। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब सिंपल सा है कि बिकॉज ऑफ मनी वी कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज विथ ईच अदर। मनी की हेल्प से हम चीज़ों को खरीदते हैं और मनी की हेल्प से हम चीज़ों को बेचते हैं। तो सिंपल सा मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें
ये देखने को मिल जाता है। सेकेंड है मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर कार, तो आपने झट से मुझे आंसर दे दिया कि सर मेरी जो कार की वैल्यू है ना वो 10 लाख रुपए है, या मेरे कार की वैल्यू 20 लाख रुपए है या 30 लाख रुपए है। तो आपने कैसे ये आंसर दे दिया? कैन यू गिव द सेम आंसर इन बार्टर सिस्टम? क्या आप बार्टर सिस्टम में ये सेम आंसर दे सकते थे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वहाँ पे तो मनी होता ही नहीं था। वहाँ पे केवल और केवल क्या होता था? गुड्स के बदले गुड्स होते थे, जिसको अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेजर ऑफ वैल्यू सिंपल सा मतलब है कि हम किसी भी गुड्स का प्राइजेस मनी के टर्म्स में ईजिली डिसाइड कर सकते हैं और ईजिली मेज़र कर सकते हैं और उसके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चीज़ की वैल्यू इतनी है, किसके टर्म्स में? मनी के टर्म्स में। अगर हमें मनी को अच्छे से मेज़र करना आता है तो हम चीज़ों को भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक। और आपका थर्ड पॉइंट कौन सा है? थर्ड पॉइंट हमें देखने को मिलता है इसका स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, क्या आप मनी को ईजिली अपने घर में स्टोर नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं। मनी को हम ईजिली स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप आजकल अपनी पॉकेट्स में भी मनी को स्टोर कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ यूपीआई। आपने अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करा लिया और उस पैसे को आप यूपीआई की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं? ईजिली ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं और चीज़ों को खरीद रहे हैं। जस्ट आप क्या करते हैं कि स्कैन करते हैं क्यूआर, और उस स्कैन करने से आप झट से पेमेंट कर देते हैं, और किसी भी चीज़ को खरीदना है और किसी चीज़ को बेचना है तो आप झट से उसको ले सकते हैं। फोर्थ है आपका स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट का मतलब बहुत सिंपल सा मैं आपको बताऊं, जैसे आपने किसी से घर बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो आपने कहा भाई 1 करोड़ का घर बन रहा है, 50 लाख रुपए एडवांस ले लो और 50 लाख घर बनने के बाद। तो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट तभी पॉसिबल हो पाया जब आपके पास मनी आया। तो सिंपल सा दिस इज कॉल्ड डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। तो मनी की हेल्प से हम डेफर्ड पेमेंट को भी ईजिली क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट, और एक और हम पढ़ लेते हैं डेट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम मनी को ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई इंडिया में बैठे बैठे यूएस में किसी को पैसा भेज दो, तो आप क्या कर सकते हैं? यूएस में ईजिली पैसा भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपया हो, तो आप ईजिली मनी से क्या कर सकते हैं? मनी की हेल्प से ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो दिस इज़ ऑल द फंक्शंस ऑफ मनी। कौन से फंक्शन आपके हो गए? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। दिस इज़ ऑल द फंक्शंस ऑफ मनी। आई होप आपको मनी के फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए हो। उसके बाद हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मैंने आपको बताया, बार्टर सिस्टम एक बहुत सिंपल सा सिस्टम है। जब मनी का इन्वेंशन इंडिया या कहीं भी नहीं हुआ था तो हम क्या करते थे? बार्टर सिस्टम, जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स को खरीदा जाता था और गुड्स के बदले गुड्स को बेचा जाता था। ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा शायद। देखो, हॉर्सेस के बदले काऊ खरीद लिए, काऊ के बदले हॉर्सेस खरीद लिए। उसके बाद गोल्ड कॉइन आए, उसके बाद सिल्वर कॉइन आए, उसके बाद पेपर मनी आया, उसके बाद ई मनी आया। तो ये एक इवोल्यूशन हुआ मनी का धीरे धीरे करके। तो जर्नी ऑफ बार्टर सिस्टम ये हुआ। इसके बाद बार्टर सिस्टम का मतलब आपको पता है क्या होता है? कि बार्टर सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे हम गुड्स के बदले किसी भी गुड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम, ठीक है। जैसे आपके पास काऊ थी और दूसरे के पास हॉर्स था, तो आपने हॉर्स लेके काऊ ले ली। आपके पास राइस था, दूसरे के पास वीट था, तो आपने राइस और वीट को एक्सचेंज कर लिया। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, ठीक। बार्टर सिस्टम देखो यही दिखाया है, काऊ के बदले हॉर्स, हॉर्स के बदले काऊ। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते थे। क्या बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल था? अगर बार्टर सिस्टम अगर सक्सेसफुल होता तो हम मनी का इन्वेंशन ही क्यों करते? इसीलिए इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे इसके ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है इसके डिसएडवांटेजेस और इसके नुकसान। तो मनी इसके बार्टर सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स हैं? सबसे पहला डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। तो एक एक करके मैं आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ। सबसे पहला है डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा है। डबल को इंसिडेंस मतलब क्या होता था? आपके पास वीट है,
और सामने वाले के पास भी वीट मिल गया, तो क्या आप एक्सचेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। तो एक पॉइंट पे आके बार्टर सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। आपको चाहिए राइस लेकिन उसके पास भी वीट निकल गया, तो हम उसको एक्सचेंज नहीं कर पाते थे। ठीक है, ये कोर कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका? बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स का, जिसमें इंसान कोई भी पर्सन चीज़ों को एक्सचेंज नहीं कर पा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, सेकंड आपका क्या है? सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड हमें देखने को मिलता है आपका लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको समझाया, मैंने आपसे आज के टाइम में पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर कार, आपने झट से आंसर दे दिया सर 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए। कैन यू गिव द सेम आंसर इन बार्टर सिस्टम? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वहाँ पे मनी ही नहीं होता था। तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? तो आप क्या करते थे? किसी भी चीज़ की वैल्यू किसी गुड से कर देते थे। जैसे मैंने आपसे पूछा आपके काऊ की वैल्यू क्या है, आज के टाइम में आपने कहा 1 लाख रुपए। पहले क्या होता था? काऊ की वैल्यू को हॉर्सेस के टर्म्स में कर लिया, काऊ की वैल्यू को किसी बहुत सारे वीट या राइस के टर्म्स में कर लिया। तो ये प्रॉब्लम्स होती थी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू में। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर हम पढ़ें, थर्ड पॉइंट एक बोल रहा है आपको फ्यूचर पेमेंट, जो हमने बार्टर उसमें मनी के फंक्शंस पढ़े थे। फ्यूचर पेमेंट्स देने में बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे आज के टाइम में 1 करोड़ का घर बन रहा है, आपने 50 लाख एडवांस दे दिया और 50 लाख बाद में घर बनने के बाद। क्या आप बार्टर सिस्टम में ऐसा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ठीक है, आपने किसी के यहाँ काम किया, उनने कहा मैं तुम्हें काम होने के बाद वीट को उगने के बाद वीट दे दूंगा थोड़े से, लेकिन क्या हुआ? फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, या कोई भी ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ गई जिसकी वजह से वीट का प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो क्या पॉसिबल है? फ्यूचर पेमेंट्स करना बहुत ही मुश्किल होती थी फ्यूचर पेमेंट्स में बार्टर सिस्टम के टाइम में। ठीक है, उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, मैंने आपसे कहा सिंपल सा कि आप अपने पास 1 करोड़ रुपए स्टोर कर लो, तो आप बहुत सिंपल से कर लोगे। आपने बैंक में गए, बैंक में पैसा डाला और यूपीआई के थ्रू या किसी बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू आप उसको यूज़ कर रहे हो। क्या मैं तुमसे कहूँ कि 1 करोड़ रुपए के वीट स्टोर कर लो? अरे कह रहे हो सर 1 करोड़ के वीट कौन स्टोर कर लेगा? उसके लिए मुझे स्टोरेज चाहिए, उसके लिए मुझे सेफ्टी चाहिए, उसके लिए मुझे सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए लोग चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती थी, जिसकी वजह से स्टोर ऑफ वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं होता था बार्टर सिस्टम में। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपसे कहा ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, तो आपने झट से ट्रांसफ़र कर दिया पैसा 1 रुपये या 1 करोड़ रुपया यूपीआई के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। मैंने कहा 1 लाख रुपए के वीट आप मुरादाबाद से रामपुर ले जाओ या लखनऊ से दिल्ली ले जाओ, तो कहोगे सर इतने सारे वीट मैं कैसे लेके जाऊंगा? पहले के टाइम में तो केवल क्या चलती थी? बैलगाड़ी चलती थी। ये सामान ले जाने में तो मुझे 20 दिन लग जाएंगे, 30 दिन लग जाएंगे। तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू बार्टर सिस्टम में बड़ा ही मुश्किल होता था, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलती थी। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। ये सारे के सारे बार्टर सिस्टम के क्या थे? ड्रॉबैक्स थे। आप एक बार ध्यान से देखना कि जो इसके ड्रॉबैक्स हैं ना, वो मनी के सारे क्या हो गए थे? फंक्शंस हो गए थे। ठीक है, अगर आपने मनी के फंक्शंस अच्छे से पढ़ लिया तो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स आपको ईजिली क्या हो जाएंगे? समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो, और ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, और मुझे आप यूट्यूब पे और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और उसका नाम है द इकोनॉमिक्स हब। मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।